हेलो बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये वीडियो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट वीडियो है। लास्ट लेक्चर में हम लोग कलर ऑफ आयन पढ़ रहे थे और कलर ऑफ आयन दो वजह से था कि अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 है तो ये DD ट्रांजिशन शो करता है। DD ट्रांजिशन ये शो करते हैं, DD ट्रांजिशन शो करता है। इसमें क्या होता है कि जो D ऑर्बिटल होता है जब ये प्रेजेंस में आता है लिगेंड्स के तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, Eg और T2G में। इसी में इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है और 10⁻⁻8 सेकेंड रुकने के बाद ये वापस आता है तो कोई कलर की वेवलेंथ छोड़ता है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री है, वही कलर हमको दिखाई देता है। एक टॉपिक इसमें बच गया था जो कि था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे KMnO4 में क्या था, KMnO4 में जो Mn है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn का एटॉमिक नंबर लास्ट में क्या होता है 3d 5 और 4s2 होता है। Mn+7 में क्या होगा, Mn+7 में इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। Mn+7 क्या होगा, Mn पे +7 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए। अब Mn के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये D0 का केस है। हमने आपको लिखवाया था कि अगर D0 होगा तो चार्ज में तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोई भी कलर शो नहीं करेगा, लेकिन KMnO4 जो होता है इसका कलर पिंक होता है। ये DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ये क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, जो ये Mn+7 होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। जो Mn है, Mn+7 हो गया तो इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। इससे ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से, ये चार्ज ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से Mn की तरफ, तो ये कलर शो करता है। ये ऑक्सीजन से Mn की तरफ चार्ज जाता है, इससे ये इलेक्ट्रॉन को, इसी ये कलर को शो करता है। इसलिए D0 का केस हमने कुछ नोट्स में आपको लिखवाया है कि D0 का केस में KMnO4 हो, K2Cr2 हो, 7 हो, मैग्नस आयन हो, ये सब चार्ज शो करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बुक में बहुत ही शॉर्ट वे में दी गई है, उसको मैं समझा देता हूं। वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये आपके बुक में बहुत ही शॉर्ट वे में दिया हुआ है और बुक से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बुक में कैसे दिया है, एनसीईआरटी में उसमें ही दिया है, ट्रेंड्स इन M+2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इस तरह बुक में दिया गया है। ये इस तरह बुक में दिया गया। देखिए क्या होता है, अगर सपोज कीजिए कि आपको किसी मेटल सॉलिड को, बहुत ही कायदे से समझिएगा, किसी मेटल सॉलिड को M+2 एक्वस में बदलना है, एक्वस फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स, ज्यादातर सारे ट्रांजिशन मेटल्स कुछ को छोड़कर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट सारे शो करते हैं। तो M सॉलिड से M एक्वस कैसे बदलेगा, आप लोग सोचोगे कि यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा दोगे और इसको M सॉलिड से M+2 बदल जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी जनरल ट्रेंड आप लोग यही पढ़ के आए हो कि किसी
से इलेक्ट्रॉन निकालना, जो एनर्जी जरूरत होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ऐसा नहीं है। मेन चीज ये है कि किसी सॉलिड को एक्वस फॉर्म में बदलने के लिए 3 तरह की एंथैल्पी की जरूरत होती है। बहुत ही कायदे से समझिए, किसी भी सॉलिड फॉर्म को एक्वस में बदलने के लिए 3 तरह की एंथैल्पी की जरूरत होती है, नीड होती है। नंबर फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, enthalpy of atomization. Number second, enthalpy of ionization, enthalpy of ionization. And number 3, enthalpy of hydration, enthalpy of hydration। किसी भी सॉलिड को उसके एक्वस फॉर्म में बदलने के लिए 3 तरह की एंथैल्पी की जरूरत होती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। 3 तरह की एंथैल्पी की जरूरत होती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई भी मेटल सॉलिड सबसे पहले बदलेगा मेटल गैसियस में। मेटल सॉलिड मेटल गैसियस में बदलेगा। और पढ़ चुके हैं आप, इस एंथैल्पी को क्या कहेंगे? इस एंथैल्पी को कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डेल्टा एच ऐसे दिखाएंगे। पहले मेटल सॉलिड मेटल गैस में बदलेगा। अब जो मेटल का गैस होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, M+2 गैसियस बदल जाएगा। इसको क्या कहेंगे? आप इसको जानते हो बहुत अच्छी तरह से। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी से कहते हैं। और लास्ट में M गैसियस जो होगा, M+2 गैसियस जो होगा, ये चेंज होगा M एक्वस +2। यहां पर जो इंथैल्पी लगेगी उसे कहेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये 3 इंथैल्पी लगती हैं। पहले मेटल किसी भी सॉलिड को उसके एक्वस फॉर्म में आयोनाइज करने के लिए 3 इंथैल्पी की जरूरत होती है। नंबर फर्स्ट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नंबर सेकंड, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। नंबर थर्ड, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो अब इन सब एनर्जी का सम क्या होगा? इन सब एनर्जी का सम मतलब इन सारी एनर्जी, जब सारी एनर्जी को काउंट करें, कौन कौन सी एनर्जी? डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच आई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। इन सबको जब आप सम करेंगे तो एक टर्म आ जाता है डेल्टा, इन सबका रिजल्टेंट डेल्टा एच आर से दिखा देते हैं। रिजल्टेंट, ये डेल्टा एच आर क्या है? ये डेल्टा एच आर, अब देखिए, आप अलग अलग इन सब चीजों को नहीं कैलकुलेट कर सकते। डेल्टा एच ए को आप सेपरेट नहीं कैलकुलेट तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, आपको लैब में जाना पड़ेगा, फिर इसको निकालना होगा। ये टिपिकल चीज है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम यहां से इन सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हम आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कि सेल हो गए, ये साल्ट ब्रिज लगाया जाएगा और कोई भी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। कोई मेटल रॉड, किसी मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। यहां से इस मेथड से हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच आर। तो डेल्टा एच आर की वैल्यू हम कहां से निकाल लेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाल लेंगे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां से आएगा? सेल बना के वहां से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देंगे। तो डेल्टा एच आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहीं से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको याद रखिएगा। उन पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं, याद रखिएगा। 3 टर्म है, अभी बताया हमने, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एनर्जी ऑफ
सॉरी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर आपकी डेल्टा एच हाइड्रेशन, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डेल्टा एच हाइड्रेशन लेस होगी डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच आई के एडिशन से, अगर लेस होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आएगी। अगर इसका रिवर्स हो जाए, डेल्टा एच हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन सम ऑफ डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच आई, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। याद रखिएगा कि अगर डेल्टा हाइड्रेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर हाइड्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब आगे बढ़िए, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये कहां से कैलकुलेट करते हैं? देखिए, आपने हाई स्कूल में चलते हैं, चलिए आपके हाई स्कूल में चलते हैं। आपने हाई स्कूल में एक चीज पढ़ी होगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज। क्या था उसमें कि कुछ एलिमेंट्स थे अरेंज थे, कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर थे और कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे थे। हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन से ऊपर कुछ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के नीचे कुछ एलिमेंट्स, उसे रिएक्टिविटी सीरीज था। वहां पे आपने पढ़ा था कि कौन एलिमेंट, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने थे सब मोस्ट रिएक्टिव थे, हाइड्रोजन से नीचे जितने थे सब लीस्ट रिएक्टिव थे। लेकिन ये इंटर है, 12th क्लास में यही सीरीज है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ना करके यहां पे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां पर एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। जितने एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, सबसे टॉप पे लिथियम है, जितने एलिमेंट्स यहां पे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -3 पॉइंट कुछ होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं याद है, आपकी बुक में दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू +2 पॉइंट कुछ होती, समथिंग कोई होती, कुछ वैल्यू होती प्लस। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, एक सीरीज बनती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर हैं सबका ऑक्सीडेशन होता है। आप लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इस तरह देखेंगे, Li प्लस इलेक्ट्रॉन, देखिए सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो सबका ऑक्सीडेशन होगा, और सबका ऑक्सीडेशन होगा तो काम किसका करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्सीडेशन होता है और सब काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं सबका रिडक्शन होता है, और अगर रिडक्शन होगा तो सब काम किसका करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं सबका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं सबका रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अरेंज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे ऊपर जो लिथियम है उसका मोस्ट नेगेटिव है, इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। जितने भी मेटल्स हैं सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, पॉइंट को नोट कीजिएगा, जितने भी मेटल्स हैं सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट कॉपर। ऑल मेटल्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल मेटल्स हैव पॉजिटिव वैल्यू, ऑल मेटल्स हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव होती है। ये शायद कोई वैल्यू है 3.14, एक मिनट बताता हूं मैं। ये वैल्यू आती है प्लस 0.34 आती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिसाइड कौन करता है, हाइड्रेशन और उन दोनों का सम। कॉपर के केस में इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है,
बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, इसका मतलब ग्रेटर देन सम ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसलिए ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और सेकंड केस, जब हम 3D सीरीज में बढ़ते हैं, 3D सीरीज में जब बढ़ते हैं, 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जब हम बढ़ते हैं 3D सीरीज में इस तरह बढ़ते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई नेगेटिव से लो नेगेटिव की तरफ बढ़ती है, हाई नेगेटिव से लो नेगेटिव की तरफ बढ़ती है, एक्सेप्ट मैग्नीज +2, निकल +2 एंड जिंक +2, मैग्नीज +2, निकल +2 और जिंक +2। ऐसा क्यों है? देखिए ये हाफ फिल्ड हो जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है और इसका कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड है। ये हाई नेगेटिव वैल्यू देते हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाई। इस सीरीज में जब बढ़ेंगे तो ये लोअर नेगेटिव की तरफ वैल्यू लोअर नेगेटिव होती जाती है, कम नेगेटिव होती जाती है, एक्सेप्ट मैग्नीज, निकल और जिंक। मैग्नीज की किस वजह से? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जिंक की किस वजह से? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। लेकिन निकल की क्यों? निकल की हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, इसका मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होती है वो एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के सम से लोअर हो जाती है, इसलिए ये वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। ये बात होगी आपकी, ये केस हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वे में। अब सेकंड केस एक और दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी बुक में एक केस और दिया गया है, ट्रेंड्स इन M+3 M+2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी समझ लीजिए क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए क्या है, आपसे पूछेगा कि स्कैंडियम+2 की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लेसर क्यों होती है, और सेकंड केस Fe+2 की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई क्यों होती है, यह पूछेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए किसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जिनमें देखिए स्कैंडियम+3 का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो D0 होता है। D0 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू D1। स्कैंडियम+2 में क्या होगा? D1 होगा, स्कैंडियम+3 में क्या होगा? D0 होगा। तो D0 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्कैंडियम से स्कैंडियम+2 नहीं बन सकता, तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। Fe+3 और Fe+2 में स्ट्रॉन्ग ज्यादा कौन है? ये देखिए, इससे कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D6 4s2। ठीक है, इसका क्या होगा? 3D स्कैंडियम जो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D6 4s2। अब +2 बनेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, और +3 बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे भी निकाल दो तो क्या आएगा? 5 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग कौन सा मिल गया आपको? D5 मिल गया। अब D5 +2 से अगर +3 बदलेगा तो बहुत जल्दी बदल जाएगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा आ जाएगी। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू स्कैंडियम में क्या होगी? कम। कोई भी केस इसमें आए तो आप देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग की तरफ, स्ट्रॉन्ग से लूज नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग से लूज करना बहुत मुश्किल काम है, और आसान काम कौन सा है? आप कम स्ट्रॉन्ग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना आसान काम है। तो ये सेकंड हेडिंग हो गई। अब थर्ड हेडिंग आपकी है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, ये चैप्टर आज खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग इसकी है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स।
देखिए ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं 3 रीजन की वजह से। जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हो याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट, स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। नंबर सेकेंड, हाई चार्ज डेंसिटी, एंड नंबर थर्ड, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अगला है, नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टी हम कैटालिटिक चैप्टर में पढ़ाएंगे। और फिर नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये एक समझ लीजिए जल्दी से, बस ये वीडियो खत्म करता हूं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, नेक्स्ट इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए होता क्या है, जब स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वॉइड्स में आके फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वॉइड्स में, ये वॉइड है, इसमें आके स्मॉल साइज एटम क्या होते हैं, आके फंस जाते हैं, तो इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसमें कोई स्टोशियोमेट्रिक कोई कंपाउंड नहीं होते, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है कि इसे कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन 2 होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख लीजिए, कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे ये कंपाउंड है TiH1.5। देखिए ऐसा कंपाउंड कभी देखा है आपने? ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। TI कोई स्टोशियोमेट्रिक कोई भी ट्रेंड नहीं है। TiH1.5 ये कोई स्टोशियोमेट्रिक कोई कंपोजिशन नहीं है, बस कंपाउंड बन गया, तो इसलिए इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दोज कंपाउंड्स इन विच स्मॉल साइज एटम इज ट्रैप्ड विद इन द ट्रांजिशन मेटल्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ओके, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे ट्रांजिशन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।